Dear aspirants, welcome back on the channel. This is नीलम गहलोत, your reasoning mentor. आज कल हमारा जो है इस नबार्ड डीए का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है और आई एम वेरी श्योर कि आपने शिफ्ट 1 के एनालिसिस देखे होंगे, शिफ्ट 2 के भी एनालिसिस देखे होंगे और उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था फॉर द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर आप उस वीडियो को आपने देखा है, नहीं देखा है, तो मेरे नाम के साथ एक्सपेक्टेड नबार्ड डीए कट ऑफ 2026 सर्च करेंगे तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। उसको गो थ्रू कीजिए और अगर आप उस वीडियो के अकॉर्डिंग अगर आप फिट बैठते हैं मेंस की प्रिपरेशन के लिए तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बिना किसी देरी के, क्योंकि थोड़ा सा ये यहाँ पे हम एक सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे, स्ट्रैटेजी को भी डिस्कस करेंगे और हमें कितनी मेहनत करनी है, किस तरीके से अपने जो रिमेनिंग डेज है उनको बाइफरकेट करना है, डिवाइड करना है, क्लासीफाई करना है, वो भी हम सारा डिस्कशन करेंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर ऑल दी नबार्ड डीए मेंस एस्पिरेंट। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाउ लेट्स बिगिन। तो देखो, सिंपल सी बात है, डीए का हमारा प्रीलिम्स हो चुका है, अब आती है मेंस की बारी। और मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंस जो है वो मेरिट मेकर है। मेंस का एग्जामिनेशन होने वाला है हमारा 12 अप्रैल को। अब 12 अप्रैल के हिसाब से फेज 1 प्रीलिम्स था और फेज 1 जो प्रीलिम्स था वो क्वालिफाइंग था। इसका रिजल्ट कम से कम 15 दिन अभी लगेंगे आने में और वो 15 दिन तक आप वेट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट बी समवन कि हम पहले अपना कट ऑफ देख लें हम निकाले हैं या नहीं और उसके बाद आप तैयारी करें। ऐसे में तो आप ऑलरेडी अपना मेंस का एग्जामिनेशन लूज कर जाएंगे। तो जो मैंने वीडियो बनाया है एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे, उसको एक बार देख लीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए वेयर डू यू लाई। और अगर आपको लगता है कि आपको तैयारी करनी चाहिए, अगर आपको स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी भी लगती है तैयारी करने की, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि भले ही अभी आप तैयारी करें और बाद में आपका वो सिलेक्शन यानी कि प्रीलिम्स आपको क्वालिफाई ना हो तो आपकी वो मेहनत जाया नहीं जाएगी, वो आपका पढ़ा लिखा बेकार नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर आप 15 दिन वेट करते हैं, आप पढ़ते नहीं है और फिर आपको वो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है, फिर आप जो 15 दिन का लॉस कर देंगे उसकी भरपाई आप नहीं कर पाएंगे। तो प्रीलिम्स क्वालिफाई जो लोग कर पाएंगे वो मेंस का एग्जाम देंगे और मेंस आपका मेरिट मेकर है। तो मेंस पे थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मेंस को आप लाइटली नहीं ले सकते। मेंस के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी बिकॉज इसी की मेरिट बनने वाली है। और उसके बाद आपका एलपीटी होगा। एलपीटी जो है वो आपका क्वालिफाइंग है, लेकिन हाँ, एलपीटी को आपको क्वालिफाई करना जरूरी, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा, बट उसके मार्क्स नहीं जोड़ेंगे। तो मेजरली मेंस इज द मेरिट मेकर। फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा आपके मेंस के नंबर पे और मेंस के मार्क्स में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर जो कि इंग्लिश का होने वाला है वो भी, उसके भी नंबर जुड़ेंगे और उस पर बेस्ड आपका फाइनल सिलेक्शन तय होगा। स्टेट वाइज आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर की जाएगी फॉर द फाइनल सिलेक्शन। ये है हमारा मेंस का एग्जामिनेशन पैटर्न जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मेंस का एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा और मेंस के एग्जामिनेशन में जो सब्जेक्ट आपके सेम है यानी कि जिसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में, तो वो रीजनिंग है, वो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। जो नई चीजें ऐड ऑन हुई है, इंग्लिश पहले था आपका नॉर्मल इंग्लिश जिसमें ग्रामर, आरसी, पैसेज, वो सब चीज़ें आपने देखी प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में। इस बार जो इंग्लिश है वो केवल डिस्क्रिप्टिव है, आपकी नॉर्मल ऑब्जेक्टिव इंग्लिश नहीं है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के अंदर 3 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। एक आपसे ऐसे पूछा जाएगा, एक आपसे प्रेसी पूछा जाएगा, साथ ही साथ आपसे रिपोर्ट और लेटर में से कोई एक चीज़ पूछी जाएगी जिसको आपको लिख कर बताना होगा, टाइप करके बताना होगा। यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। 50 नंबर का ये आपका पेपर होने वाला है। अगेन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंस प्ले करेगा और आपको इसके लिए मिलेंगे 30 मिनट्स। नाउ टोटल आपका 200 क्वेश्चन का पेपर होगा और 135 मिनट्स का टाइम होगा। हालांकि ये 135 मिनट्स का जो टाइम है ये आपको कॉम्पोजिट टाइम नहीं है, आपको सेक्शन वाइज मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, रीजनिंग सब्जेक्ट ऑफ सॉल्व करने वाला है यानी कि जहां पे आपको सॉल्व करके बताना होगा, अपना आंसर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी होगी। उसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम मिल रहा है 30 क्वेश्चन के लिए। क्वांट के लिए 30 क्वेश्चन 30 मिनट का टाइम मिल रहा है। देन जनरल अवेयरनेस, ये 2 सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके इस मेंस एग्जामिनेशन में। जनरल अवेयरनेस जिसमें कि स्पेशल रेफरेंस दी जाएगी एआरडी यानी कि एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट प्लस बैंकिंग को। ये दोनों चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंस प्ले करेंगी। जैसा कि लिखा है 2 टॉपिक को हाईलाइट किया गया है, 2 सब्जेक्ट्स को हाईलाइट किया गया, बैंकिंग एंड एआरडी। तो इस ऑब्वियस सी बात है आपको इस पे ज्यादा फोकस रहना पड़ेगा। ये 50 क्वेश्चन 50 नंबर 25 मिनट टाइम इज ओके क्योंकि आपको थ्योरी है, आपको आंसर क्वेश्चन पढ़ के या तो आंसर आता है या नहीं आता है, इसमें ऐसा कुछ सॉल्व करने वाला पार्ट नहीं, तो विच इज ओके, टाइम ओके है। सिमिलरली इंग्लिश राइटिंग की जब बात होगी तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के हैं, लेकिन 30 मिनट्स का टाइम है। तो यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, यहाँ पे आपकी स्पीड होनी चाहिए, तभी जाके आप उस 30 मिनट्स के टाइम में अपने आप को वेल एक्सप्रेस कर पाओगे, एक अच्छा ऐसे एक अच्छा आप लेटर या रिपोर्ट लिख पाएंगे। देन तीसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज, जिसमें आप कम मेहनत करके बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यहाँ पे अगेन 40 क्वेश्चन है 40 मिनट के और 20
40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स के 20 मिनट का टाइम है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है एग्जामिनेशन पैटर्न के साथ। 1/4 नेगेटिव मार्किंग, अगेन इट विल प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। तो ध्यान रखिएगा कि आप जब आंसर करें तो आप तुक्का नहीं लगा रहे, आप गेस वर्क नहीं कर रहे हैं। अगर गेस है भी तो वो कैलकुलेटेड गेस आपका होना चाहिए। सेक्शन वाइज एंड ओवरऑल दोनों कट ऑफ आपको क्लियर करनी पड़ेंगे, यानी कि हर सेक्शन में आपको मोर देन एवरेज अपने आप को प्रेजेंट करना होगा और आपको मेजर सब्जेक्ट्स में क्या करना है, आपको बेस्ट अपना परफॉर्म करना है ताकि आप ओवरऑल कट ऑफ निकाल सकें। मूविंग ऑन, कट ऑफ की बात कर लेते हैं। 2022 में हमारा लास्ट ईयर एग्जामिनेशन हुआ था। 2022 के हिसाब से अगर आप सेक्शन वाइज कट ऑफ देखते हैं मेंस एग्जामिनेशन की, तो 2022 में ये लास्ट एग्जाम कंडक्ट हुआ था और कैटेगरी वाइज यहाँ पे ये हमारे SC ST OBC PWBD कैंडिडेट्स, एक्स सर्विसमैन, और ये है आपका EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, साथ ही अनरिजर्व। तो अनरिजर्व पे फोकस करते हैं, उससे कमी होती बाकी कट ऑफ। जो रीजनिंग एबिलिटी 30 नंबर का पेपर है उसमें 21.5 नंबर आपकी सेक्शनल कट ऑफ गई है, यानी कि 21.5 नंबर लाना मैंडेटरी था 2022 में। इस साल आप इसमें कम से कम 3 मार्क्स तो जोड़ ही लीजिए। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 मार्क्स में से 15.75, यानी कि ये पेपर थोड़ा डाउन रहा होगा, या ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा डिफिकल्ट रहा होगा रीजनिंग के कंपैरिजन में। तो ये आपके पिछले एग्जामिनेशन जब हुआ उसकी। देन 50 क्वेश्चन जो कि आपके जनरल अवेयरनेस के थे, उसमें आपकी सेक्शनल कट ऑफ 1.75 गई है, वेरी लो कट ऑफ। ये लो कट ऑफ ये बताती है कि बच्चों ने बहुत कम अटेम्प्ट कर पाए थे जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। देन अगेन बात करें कंप्यूटर नॉलेज, 40 क्वेश्चन में से आपके 12.5 मार्क्स यहाँ गए, यानी कि कंप्यूटर नॉलेज का पेपर जो कंपैरेटिव अगर देखें तो कंप्यूटर नॉलेज थोड़ा सा आसान होगा, ये कट ऑफ आपको वही बताती है, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस डिफिकल्ट आ सकता है, इसका मतलब डिफिकल्ट आया है क्योंकि 1.75 कट ऑफ जाना जनरल कैटेगरी के मीन्स कि बहुत ही कम अटेम्प्ट किया होगा बच्चों ने ये जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को। सबसे ज़्यादा रीजनिंग अटेम्प्ट किया गया है, उसके बाद जो अटेम्प्ट किया गया है वो है क्वांट, फिर तीसरे नंबर पर कंप्यूटर नॉलेज और चौथे नंबर पर जनरल अवेयरनेस। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव की अलग से कट ऑफ यहाँ पे नहीं बताई गई है। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओवरऑल, क्योंकि 200 नंबर का मेरा टोटल पेपर है, 200 नंबर के पेपर में फेज 2 2022 की कट ऑफ की रेंज क्या रही थी। मैक्सिमम कट ऑफ, जो मिनिमम कट ऑफ थी वो गोवा की थी जो कि थी 97। ये है आपका कितना, ये है आपका 200 मार्क्स, ये है आपका 200 मार्क्स। और जो मैक्सिमम कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी असम स्टेट से, विच वॉज 134.75। और मेंस की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस हमने देखी, वेरिएशन देखी है। ऐसा नहीं है कि 90 के कुछ एक आध हैं और 134 के सारे, ऐसा नहीं है। कट ऑफ में वेरिएशन है, मैं एक बार आपको पढ़कर बता देती हूँ, फिर साइड हो जाऊंगी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नाउ कट ऑफ 2022 की मैं दिखा रही हूँ आपको। आंध्र प्रदेश की SC ST OBC, देन EWS, देन अनरिजर्व, मैं अनरिजर्व का डेटा बोलूंगी। 134.75 में यहाँ पे लिखती जाती हूँ। आंध्र प्रदेश की थी 134.75। देन असम की बात करें तो 77 थी, ये अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ में लिख रही हूँ। बिहार की बात करें तो 115.75 कट ऑफ गई है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 114.25 आपकी कट ऑफ गई है। देन गोवा की मैं बात करूं तो 97 है। गुजरात की मैं बात करूं तो 119.75 है। और हरियाणा की बात करें तो 126.25 गई थी। कर्नाटका की बात करेंगे 108.25 गई है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो 111.5 गई है। महाराष्ट्र जो कि आपका जिसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी वो 111 गई है। मणिपुर की बात करें तो 131, बहुत कट ऑफ गई है मणिपुर की भी। नागालैंड की बात करेंगे तो 105 गई है, ठीक है। तो आप चाहें तो मैं एक सेकंड के लिए पॉज करके स्क्रीन को, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। आगे बढ़ते हैं। देन आता है न्यू दिल्ली, इसकी कट ऑफ डेफिनेटली हाई गई होगी, 115 यहाँ पे गई है। मेंस की कट ऑफ ठीक ठाक है इसकी, जबकि इसकी प्रीलिम्स की कट ऑफ न्यू दिल्ली की 2022 की काफ़ी अच्छी खासी थी, 84 या 83 मार्क्स थी आउट ऑफ 100। लेकिन मेंस की कट ऑफ इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, 115.75 है 200 नंबर में से, विच इज़ फाइन। उड़ीसा की बात करें तो 109.75 है। देन पंजाब की बात करें 118 है। पॉइंट वाला मैं छोड़ देती हूँ, टाइम लग रहा है इसमें। राजस्थान की बात करें तो 114.75 है। देन तमिलनाडु की ये है आपकी 115.75 है। देन तेलंगाना की बात करें 118 है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे आप तो 112 है। और उत्तराखंड की बात करेंगे तो आप 94.25 है। देन वेस्ट बंगाल लास्ट जो है वो है आपकी 112। अगेन यहाँ पे स्क्रीन को पॉज करके आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि आपको कहाँ पहुँचना है। नाउ मूविंग ऑन गाइज, तो ये तो थी आपकी कट ऑफ। उस वो कट ऑफ में आपको जो देखने वाली बात थी, वाई आई एम शोइंग यू द कट ऑफ राइट नाउ, स्ट्रैटेजी के इस वीडियो में कट ऑफ क्यों दिखाई जा रही, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि कट ऑफ क्या है। वो रेंज ही रहेगा आपका आसपास का, और आपको प्रिपरेशन लेवल जो रखना है वो आपको उस रेंज तक का रखना है। सो मेक श्योर करें कि आपने अपने स्टेट की कट ऑफ को ध्यान में रखा हुआ है, प्लस वैकेंसी कितनी थी वो भी मैटर करेंगी इस बार के कंपैरिजन को अगर हम देखें 2022 के साथ तो। ऑल राइट,
चलिए, तो ये कट ऑफ, अब आप देख रहे हैं कट ऑफ में वेरिएशन है, ऐसा नहीं कि बहुत आसपास है। यहाँ 134, 77, 115, 114, 97, 119, 12, तो कुछ ना कुछ 100 प्लस आपको कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिल रही है डेफिनेटली। 110, 109, मतलब 110 वाली लाइन में भी हैं और 120 वाली लाइन में भी हैं और 130 वाली लाइन में भी आपको कट ऑफ दिखाई दे रही है। अब आते हैं सिलेबस पे। सिलेबस को समझना ज़रूरी है। सिलेबस का पूरा आपके पास टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और पूरा सिलेबस आपकी डेस्क पे होना चाहिए। पीडीएफ निकाल के रख लीजिए। रीजनिंग का सिलेबस कोई चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे आपने प्रीलिम्स के लिए जिन टॉपिक्स को प्रिपेयर किया था उनमें एक आध टॉपिक बढ़ जाएगा, बट टॉपिक वही है, बट हाँ लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ जाएगा। क्वांट का भी सेम है, जो न्यूमेरिकल एबिलिटी आपने पढ़ा था उसी का एक हायर लेवल ऑफ डिग्री के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने पड़ेंगे। तो दे हैव द सिमिलर सिलेबस। इंग्लिश पूरा का पूरा चेंज हो गया क्योंकि अब इस बार इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव हो चुका है। कंप्यूटर नॉलेज एक नया सब्जेक्ट ऐड ऑन हुआ और जनरल अवेयरनेस आपके लिए नया सब्जेक्ट ऐड ऑन हुआ। यहाँ पे मैं सिलेबस को आपके सामने बहुत ज़्यादा पढ़कर नहीं बताऊंगी। इस सिलेबस में अब आपके लिए ये जो एरियाज हैं, सीटिंग, पजल्स, डेटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट, ये एरिया भी आपके अब इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और ये चारों के चारों एरिया दे विल डिमांड हाई प्रैक्टिस, सो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। क्योंकि प्रीलिम्स में तो यहाँ पे क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, बट मेंस में जरूर दिखाई देंगे। तो सिलेबस रिमेन्स द सेम, जिसको मुझे बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ अब इसमें एक टिप क्या है, इसमें एक एडवाइस क्या है कि अब आपने, क्योंकि अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, यानी कि यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, आपने रीजनिंग के सिलेबस को ठीक ठाक तरीके से पढ़ा था, एटलीस्ट आपने एवरेज लेवल पे तो पढ़ा था, यानी कि आपने फंडामेंटल्स को क्लियर करा है और फंडामेंटल्स के अब आपको ऊपर जाना है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको वापस जाके कॉन्सेप्ट्स में जाने की जरूरत है। जैसे कि मैं अगर अपने पेड वाले एस्पिरेंट्स का एग्जाम्पल दूं तो मुझे नहीं लगता कि उनको बेसिक्स में जाने की जरूरत है और अब वो इसके हायर लेवल पे जाएंगे, यानी कि वही टॉपिक है, सब कुछ वही है। दे डोंट हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स। उनको क्या करना है, उनको सीधे अपना टॉपिक टेस्ट लिखना है, सेक्शनल टेस्ट लिखना है, अपने जो कमियां हैं उनको ढूंढना है, उस पर काम करना है, फिर आगे वापस से उस कमी को सुधार के वापस से टॉपिक टेस्ट, सेक्शन टेस्ट लिखना है। ये अब प्रोसेस होनी चाहिए और इसी से आप बेस्ट कर सकते हैं रीजनिंग सेक्शन के अंदर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इंग्लिश, क्योंकि अब डिस्क्रिप्टिव हो गया है और डिस्क्रिप्टिव में जब आप लिखने की बात करेंगे तो आपके पास तीन चीजें हैं जो मैटर करेंगी डिस्क्रिप्टिव में। एक तो हाउ डू यू राइट, यानी कि आर्ट ऑफ राइटिंग, आर्ट ऑफ राइटिंग, कि कितना आर्टिकुलेट वे में आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, कितनी सुंदर तरीके से आप अपनी बात को कहते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है आर्टिकुलेट वे में लिखना। ठीक है। देन दूसरा जो मैटर करेगा वो मैटर करेगा आपका कंटेंट, कि आपके पास अगर कोई ऐसे या लेटर लिखने को आया तो डू यू हैव कंटेंट, आप लिखोगे क्या। लिखना तो बहुत अच्छा आता है लेकिन मेरे पास लिखने के लिए कुछ है ही नहीं तो मैं लिखूं क्या। तो कंटेंट्स मैटर करेंगे। और कंटेंट्स के बाद तीसरी चीज जो मैटर करेगी वो है आपकी वोकैब, की आप कितने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि एक इंपैक्टफुल ऐसे, लेटर या प्रेसी आप लिख सकें। तो ये तीनों चीजों का रोल होगा और ये तीनों चीजों को आप सुधार सकते हो एक ही तीर से, और वो तीर है आपका कि रीड आर्टिकल। कम से कम आप आज, जब हम प्रीलिम्स का वो कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे कल, तब भी हम ये बात कर रहे थे कि जब आप आर्टिकल्स डिफरेंट तरीके के पढ़ते हैं, आप पॉलिटी से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आप इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आप फिनेंस से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ते हैं, आप सोसाइटी से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ते हैं, तो आपकी समझ बढ़ती है। समझ बढ़ती है तो आपके पास कंटेंट आता है, आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग आती है सब्जेक्ट की। तो आपके पास जब लेटर आएगा या प्रेसी आएगा या आपके पास रिपोर्ट लिखने को आएगी तो यू विल हैव मोर कंटेंट, आपके पास ज़्यादा कुछ होगा लिखने के लिए, और वो डेटा बैक्ड होगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख रहे हैं, उसके पीछे डेटा होगा। तो स्टार्ट रीडिंग आर्टिकल्स। आप लाइव मिंट का पढ़ सकते हैं, आप हिंदू का पढ़ सकते हैं, आप इकोनॉमिक टाइम्स का पढ़ सकते हैं, आप या अपने किसी चहेते न्यूज़पेपर का पढ़ सकते हैं, लेकिन उस आर्टिकल में थोड़ा कैटेगराइजेशन कीजिए। कभी पॉलिटी का पढ़ लिया, कभी इकोनॉमी का पढ़ लिया, कभी फाइनेंस का पढ़ लिया, कभी सोशल का पढ़ लिया, कभी आपने मतलब उसको थोड़ा सा बाइफरकेट कीजिए। डेली कम से कम 2 आर्टिकल पढ़ना अगर शुरू करेंगे तो ये 50 नंबर का है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, ये बहुत मैटर करेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इससे ऐसे आएगा, प्रेसी आएगा, रिपोर्ट और लेटर में से कोई एक चीज लिखने को आएगी। ये 3 आपके सब्जेक्ट्स होंगे फॉर द डिस्क्रिप्टिव। अब आगे बढ़ते हैं हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सिलेबस इज सेम, कंप्लीट सिलेबस सेम है, और इस बार आपके सिलेबस में जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा वो इस पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना है, आपको इस पे काफ़ी अच्छा खासा काम करना है। इन चीज़ों पे तो आपने प्रीलिम्स में ऑलरेडी काम किया है, तो अब ये तो केवल आपके टॉपिक और सेक्शन टेस्ट से बेहतर हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको यही करना है कि टॉपिक टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, हो सकता है कुछ एरियाज आपने प्रीलिम्स के टाइम पे छोड़ दिए हो, कोई टॉपिक आपने छोड़ दिया हो, उसको अब पढ़ना आप वापस से शुरू कर सकते हैं। तो दिस इज द एंटायर सिलेबस। यू कैन पॉज द स्क्रीन, आप हर जगह पे जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कमिंग टू द न्यू
एडेड सब्जेक्ट, तो हमारा नया सब्जेक्ट जो जुड़ा है वो है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के लिए आपके पास, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल रेफरेंस लिखा गया है कि स्पेशल रेफरेंस टू व्हाट, टू एआरडी एंड बैंकिंग, तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स को डिफाइन किया गया है, एआरडी को और बैंकिंग को, तो आपको दोनों में कमांड करनी होगी। यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपके आने वाले, 50 नंबर का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपने देखा कि ये डिफिकल्ट भी थोड़ा सा आता है क्योंकि 1.75 इसके सेक्शनल कट ऑफ देखी हमने 2022 के पेपर में। नाउ व्हाट आर द टॉपिक्स, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन है, ठीक है, कंजर्वेशन है ये, ओके। देन वाटर रिसोर्सेज है, फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग है, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ये जो है वो आपका एआरडी का हो गया। रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ये आपका रूरल एआरडी और बैंक का इकट्ठा एमलगमेशन हो गया। देन सिनेरियो ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ये बैंकिंग से आ गया, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, ये भी बैंकिंग का हो गया, स्टैटिक जीके, नेशनल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग टर्म्स। तो बेसिकली आपको लिमिटेड ही पढ़ना है। जहाँ पे जनरल अवेयरनेस की जब भी बात आती है या ऐसे सब्जेक्ट्स की जो थ्योरी जिनमें है, तो इफ़ यू हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर सब्जेक्ट, आपने एक टॉपिक को, सपोज आपने एनिमल हस्बेंड्री पढ़ना शुरू किया, आपने एक बार पढ़ लिया, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया, कॉन्सेप्ट मतलब उसको समझ लिया उस टॉपिक को, राइट। उसको समझने के बाद अब आपको क्या करना चाहिए, उसके ऊपर एमसीक्यूज लगानी चाहिए, आपको क्वेश्चंस को अप्लाई करना चाहिए। क्वेश्चंस को अप्लाई करने के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम थ्योरी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, हमारी रिसोर्सेज लिमिटेड होनी चाहिए और हमारे रिविजन्स मल्टीपल होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि आप 10 जगह से पढ़ रहे हैं, आपकी रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा 3 होनी चाहिए, इससे अधिक रिसोर्सेज में आप हमेशा गड़बड़ कर सकते हैं। तो आप 2 से 3 रिसोर्सेज को रखिए और जितना पढ़े उसके मल्टीपल रिविजन्स करें, क्योंकि आपको हौच पौच फील नहीं करना एग्जाम में। आपके सामने कोई क्वेश्चन आया, आप डेटा फैच करना चाहते हैं दिमाग से, वो डेटा राइटली फैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे गोल गोल घूम रहे हैं कि शायद इसका आंसर ये था, शायद इसका आंसर ये था, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग इज देयर इन द एग्जामिनेशन। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। मल्टीपल रिविजन्स इज द की, लिमिटेड रिसोर्सेज इज द की। देन आगे बढ़ते हैं, आते हैं हमारे कंप्यूटर नॉलेज पे। कंप्यूटर नॉलेज का सिंपल फंडा है कि आप हर एक टॉपिक की एक पीडीएफ निकाल लीजिए, टॉपिक वाइज पीडीएफ अपने पास रखिए एंड स्टार्ट रीडिंग देम, मल्टीपल रिवीजन करो। आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट। प्लस एमसीक्यूज लगा लो, प्लस क्या कर लो, एमसीक्यूज लगा लो, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हेल्प ले लो। आई थिंक ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होगी कंप्यूटर नॉलेज के लिए। आगे मैं स्ट्रैटेजी को और भी अच्छे से आपको समझाऊंगी। लिमिटेड रिसोर्सेज आपको यहाँ भी रखने और मल्टीपल रिविजन्स आपको यहाँ भी करने हैं। लैंग्वेजेस आपको पता होनी चाहिए, बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, डिवाइसेस के बारे में, वायरस हैकिंग, एमएस ऑफिस, नेटवर्किंग, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये आपका कंप्लीट कंप्यूटर नॉलेज का सिलेबस है। अब आते हैं हम हमारी स्ट्रैटेजी पे। अब आया मेन मुद्दा इस वीडियो का। बात जब स्ट्रैटेजी की हो रही है गाइस, तो सबसे पहले आपके पास कितना समय है। सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया, कट ऑफ मैंने बता दिया, आपको लेवल मैंने दिखा दिया। अब बात आती है कि मेरे पास समय कितना है। तो मेरे पास स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो मुझे अब अपने डेज को अलाइन करना है। डेज की बात की जाए तो आज का दिन मिला के मेरे पास, क्योंकि दिन आप एक भी वेस्ट मत करिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यही सोचता रहूं कि मेरा कट ऑफ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो ट्रस्ट मी गाइज, आप बहुत कुछ लूज़ कर रहे हैं। रेस्ट कंप्लीटली आपकी चॉइस है। इसलिए मैंने जब आपका ये स्ट्रैटेजी बनाया तो मैंने आज का दिन इंक्लूड करा है। फरवरी के 7 दिन आपके पास हैं, मार्च के 31 दिन आपके पास हैं, अप्रैल के 9 दिन आपके पास है। तो टोटल, क्योंकि पेपर मेरा जो है वो है 12 अप्रैल को, मैंने आपको अप्रैल के 9 ही दिन दिए, क्योंकि 10, 11, 12 को आप एग्जाम देंगे, 11 को हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो, और एक दिन मैंने छोड़ दिया। तो 10, 11, 12 को मैंने हटा दिया है, मैंने 9 तारीख तक का दिन लिया है। तो उसके हिसाब से आपके पास टोटल 47 डेज हुए। 47 डेज में भी मैंने क्या किया है, फर्स्ट 30 डेज को हमने थोड़ा रिग्रेस रखा है। यहाँ पे हमें थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जितना जल्दी जितनी चीज़ें कवर कर लोगे उतना आगे के लिए आपके लिए बेहतरी होगी। तो पहले 30 दिन थोड़े से आपके ज़्यादा इफेक्टिव और अग्रेसिव होंगे। उसके बाद 10 दिन ये अब फाइनल बात के रिवीजन के लिए होंगे, लेफ्ट ओवर के लिए होंगे, और देन आगे के 7 दिन, ये 7 दिन आपके कंप्लीटली मॉक टेस्ट और एनालिसिस के लिए होंगे। ये होगा आपके लेफ्ट ओवर और अभी भी जो वीक एरिया आपको लग रहा है उसका, और ये होगा आपका कंप्लीट मेन। आपको यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा दौड़ाना है, भागना है। यहाँ पे जितना जल्दी सारी चीज़ें कवर कर लोगे, ये डिसाइड करेगा आपकी आगे की जर्नी। नाउ मूविंग ऑन, कैसे हमने किया है, पहले 30 दिन का जो हमने एक प्लान बनाया, वो क्या बनाया मेरे सामने यहाँ पे, आपके सामने पूरे के पूरे सारे सब्जेक्ट्स है, सब कुछ है, सब्जेक्ट वाइज आपके सामने स्ट्रैटेजी। एंड ट्रस्ट मी, यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, और मुझे लगता है कि आपकी कट ऑफ मेंस आप बहुत प्यार से पार कर जाओगे, ठीक है।
नाउ रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में सिलेबस सब कुछ सेम है, तो आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि फंडामेंटल पढ़ो, मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं ये मान रही हूँ कि अगर आपने अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है तो आपने तैयारी अच्छे लेवल की होगी, तब जाके आप वो प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पा रहे हैं, या आपके पास वो कॉन्फिडेंस है कि आप मीन्स की तैयारी में गए हैं। तो रिपीटिंग एवरीथिंग का कोई सेंस नहीं है। रीजनिंग इज अ सब्जेक्ट टू प्रैक्टिस, ये थ्योरी नहीं है कि आपको बार बार उसको याद करना है या उसको पढ़ना है। अब आप क्वेश्चन के थ्रू आगे बढ़िए, ठीक है। क्या करना है, टॉपिक टेस्ट। अब 30 दिन का टाइम है, मैंने 30 दिन के टाइम को हाफ ऑफ कर दिया, मैंने 15 दिन दे दिए हैं आपको टॉपिक टेस्ट के लिए और 15 दिन दे दिए मैंने आपको सेक्शन टेस्ट के लिए। अब टॉपिक टेस्ट में भी आप ऐसा कर सकते हो सकता है मुझे डायरेक्शन में बहुत अच्छे से आता है तो मुझे उसका टॉपिक टेस्ट दूंगी और मुझे उसके एनालिसिस पे टाइम नहीं लगेगा, तो आप क्या कर सकते हो, वो जो एनालिसिस का टाइम बचा वो आप किसी ऐसे टॉपिक पे दे सकते हैं जहां पे आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। तो यू हैव टू मैनेज योर टाइम। 15 दिन में जब रीजनिंग का टाइम आएगा तो रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, 15 दिन टॉपिक टेस्ट। आपके टोटल रीजनिंग के टॉपिक, क्रिटिकल रीजनिंग को मैं इसके लिए भी हटा रही हूँ, तो टोटल टॉपिक जो है आपके रीजनिंग के वो है 12 टॉपिक हैं, 15 दिन का टाइम है। आई थिंक आपके पास फिर भी 1-2 टॉपिक ऐसे होंगे जिसके लिए आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा, तो वो कीजिए, टॉपिक टेस्ट लगाइए 15 दिन लगातार। जब भी आप टेस्ट लगाएंगे एनालिसिस उसके अंदर हिडन है, मतलब ऐसा नहीं कि टेस्ट लगा लिया और आगे बढ़ गए, नहीं, एनालिसिस हमेशा उसका पार्ट रहेगा। तो टेस्ट लगाने का मतलब है एनालिसिस विल बी इन्वॉल्व। एनालिसिस से ही तो आपकी ग्रोथ होगी, आपको पता चलेगा क्या सही कर दिया क्या गलत कर दिया। कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, सॉल्यूशन देख के समझ में आ रहा है, उसको दोबारा करने की कोशिश कीजिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए, राइट। ट्राई टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस कि मुझसे क्यों नहीं हो रहा, मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगले जो 15 दिन होंगे, 15 दिन निकल गए, अगले 15 दिन में आपको पूरा सेक्शन टेस्ट देना है। रीजनिंग का जो मार्क्स है वो है 30 मार्क्स। तो पहले टॉपिक टेस्ट से आपका टॉपिक आपको बेहतर करना है और आपको अगले 30-15 दिन के लिए सेक्शन टेस्ट देना है, यानी कि पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन का टेस्ट देना है, प्लस एनालिसिस करना है। कम से कम आप अपने आप को रीजनिंग के लिए 1 से 2 घंटे का टाइम देंगे, मिनिमम 1 घंटा लिखा है। देन आता है क्वांट और रीजनिंग की स्ट्रैटेजी सेम रहेगी। अगेन यहाँ पर भी आपके पास 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे। 15 दिन टॉपिक टेस्ट लगाइए और बाकी 15 दिन आप सेक्शन टेस्ट लगाइए, प्लस एनालिसिस कीजिए। और यहाँ पे क्वांट में क्योंकि कैलकुलेशंस भी इन्वॉल्व होते हैं तो मैंने 1.5 से 2.5 घंटे का टाइम आप यहाँ पे दे सकते हैं अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को, और यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको। देन आता है इंग्लिश को आपको डेली करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश को आप कीजिए वीकेंड पे यानी कि सैटरडे संडे में आप कीजिएगा। 4 घंटे हर दिन दीजिए, 4 घंटे सैटरडे को दो, 4 घंटे आप संडे को दो। इस टाइम पे आप अपने जो है टॉपिक्स पर लिखोगे, आप लेटर लिखोगे, आप प्रेसी लिखोगे। आप इन 4 घंटे में आपका चारों चीज़ें होनी चाहिए, लेटर भी होना चाहिए, प्रेसी भी होना चाहिए, रिपोर्ट भी होनी चाहिए, और आपका एक और आइटम प्रेसी था, लेटर था, रिपोर्ट थी और ऐसे था। तो ये चारों चीज़ें आपको लिखनी है और आपको अपने आप को वही उतना ही टाइम देना है, क्योंकि आपको टाइम मिलेगा 30 मिनट्स का। तो 30 मिनट के टाइम में आपको अपने आप को ये तीनों सब चीज़ों को करना है। और 4 घंटे का टाइम मतलब पहले तो आपको 30 मिनट्स में लिखना है, फिर आपको उसको एनालाइज करना है, फिर उसको ट्राई करना है, और क्या बेहतर हो सकता था। 4 घंटे सैटरडे, 4 घंटे संडे, और दोनों दिन में आपको वो एक एक अपना जो सब्जेक्ट है, एक लेटर, एक ऐसे, एक प्रेसी और एक रिपोर्ट, ये चारों चीज़ें लिखनी है एक एक करके, ठीक है। ये हो जाएगा। और डेली, यानी कि डेली से मतलब है कि मंडे टू फ्राइडे जो आपने क्या करना है, तो मंडे टू फ्राइडे आपको 2 आर्टिकल डेली पढ़ने हैं। 2 आर्टिकल पढ़ने के टाइम पे आपके पास वोकैबुलरी आएगी, नए नए शब्द आएंगे, उनको याद करना है, एक बार रात को सोने से पहले उनका रिवीजन करना है। तो डेली आपको 30 से 40 मिनट का टाइम तो इंग्लिश में देना ही है, और उस 30 से 40 मिनट के टाइम में आपकी आर्टिकल रीडिंग होनी चाहिए, वोकैबुलरी बिल्डिंग होनी चाहिए। ये 2 चीज़ों पे आपका काम होना चाहिए, आर्टिकल रीडिंग प्लस, मैंने यहाँ पे मिस कर दिया है लिखना, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल रीडिंग एंड वोकैबुलरी बिल्डिंग आपका डेली बेसिस पे होगा, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे में आपका ये सिस्टम है। देन एआरडी आपका 50 नंबर का आ रहा है, इंग्लिश आपको 50 नंबर का आ रहा है। यू हैव टू गिव इंपॉर्टेंस अकॉर्डिंग टू दी वेटेज। तो अब एआरडी में क्या करना है, देखो एआरडी आपके लिए नया भी है, तो एआरडी के लिए आपकी शुरुआत क्या होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए। अब क्या करना है, आपको एक टॉपिक उठाना है, सबसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि ये वाला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अंदाजा नहीं भी लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एक टॉपिक डेली उठाइए, उस टॉपिक को पहले पढ़ लो एक बार, है ना, रीड कर लो, और रीड करने के साथ साथ यानी कि 3 घंटे का टाइम अपना आप एआरडी को डेली दीजिए, जिसमें आपको वो टॉपिक कवर करना है। लेकिन टॉपिक कवर करना कैसे है, टॉपिक कवर करना है आपको 2 लेवल पे, 3 लेवल पे मैं बोलूँगी। एक, आपने टॉपिक को पढ़ा, एक तो थोरो रीडिंग मारी, थोरो रीडिंग मारने के बाद आपने मतलब उस पर जो बेस्ड नोट्स हैं उनको आपने पढ़ा, उससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी। थोरो रीडिंग करने के बाद, नोट्स से पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, मतलब उस टॉपिक पे बेस्ड पीवाईक्यूज निकाल लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अप्लाई करने हैं उस पर एमसीक्यू, यानी कि उसी टॉपिक पे आपने पहले नोट से पढ़ लिया, फिर आपने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया उस टॉपिक से रिलेटेड, और फिर आपने क्या किए, एमसीक्यू अप्लाई किए। ये आपको
बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देगा एक टॉपिक को लेकर। आप एक टॉपिक को 2 दिन में भी कवर कर सकते हैं, कोई छोटा टॉपिक है तो एक ही दिन में कवर कर लीजिए। एआरडी को कम से कम डेली 50 मार्क्स का ही आने वाला है, तो अपने आपको यहाँ पे 2 से 3 घंटे का टाइम देना होगा। ये सारा मैंने चार्ट बना के रखा है आपके लिए। कंप्यूटर अगेन 40 मार्क्स का ये पेपर आपका बनने वाला है कंप्यूटर का, इसको भी आपको इंपॉर्टेंस देनी। सेम रूटीन जो आप एआरडी के साथ करेंगे वो यहाँ पे करेंगे। अपने नोट्स का पीडीएफ निकाल लीजिए, टॉपिक वाइज पीडीएफ निकाल लीजिए सारे अपने टॉपिक्स का, ठीक है, ऑन ईच टॉपिक। और आप क्या करिए, आप 1 टॉपिक डेली लीजिए। 40 मिनट का समय इसमें लगना चाहिए, इससे ज़्यादा समय इसमें नहीं, कंप्यूटर में नहीं देने की ज़रूरत है। तो 40 मिनट का डेली टाइम रखिए, 40 से 1 घंटा ऐसा कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि कोई टॉपिक बड़ा छोटा होगा। अब क्या करना है, पहले मैंने नोट्स पढ़ लिए, नोट्स के बाद मैंने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बाद मैंने उसके एमसीक्यू अप्लाई कर लिया। अगेन इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, यानी कि हर टॉपिक करते वक्त आप उसको 3 लेयर में कवर कर रहे हैं। एक बार नोट्स पढ़ रहे हैं, फिर पीवाईक्यू लगा रहे हैं, फिर आपको इसके उस पर बेस्ड टॉपिक एमसीक्यूज लगा लिए, आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा लिए। आई थिंक मोर देन सफिशिएंट हो जाता है वो। और फिर वीकेंड आता है, ये तो मंडे टू फ्राइडे की कहानी थी, फिर वीकेंड आएगा। वीकेंड हमेशा, वीकेंड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। वीकेंड पूरा अपना मैक्सिमम टाइम देने की कोशिश करना अपनी स्टडीज़ को वीकेंड में। तो इंग्लिश के 4 घंटे जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश का आप छोड़ नहीं सकते। इंग्लिश के 4 घंटे जाएंगे और बाकी बचा हुआ टाइम जो है वो रिविजन होगा किसका, एआरडी का, कंप्यूटर नॉलेज का, प्लस प्रैक्टिस करनी है आपको। एक दिन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऐसा कर सकते हो, सैटरडे में आपने प्रैक्टिस कर ली मैथ्स की यानी कि क्वांट की, और संडे को आपने प्रैक्टिस कर ली रीजनिंग की। इस तरीके से आप अपना सैटरडे और संडे को डिवाइड कर दीजिएगा, जिसमें 4 घंटे इंग्लिश को तो देना ही है। तो ये है हमारा प्लान 30 डेज का। और यहाँ पे आपको डेफिनेटली सांस लेने का मौका शायद ना मिले, लेकिन ये रिग्रेस प्लान आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप अपने आप को उस मेरिट लिस्ट में देखना चाहते हैं, क्योंकि ये ही आपकी मेरिट डिसाइड करेगा, यही आपका सिलेक्शन तय करेगा। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ती हूँ तो अगला 10 दिन, अब 30 दिन हो गए पूरे, अब अगले 10 दिन, अगले 10 दिन क्या करना है। अगले 10 दिन रीजनिंग में आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं, एनालिसिस करने हैं। जहां जहां पे गड़बड़ लग रही है उस एरिया की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जहां पे लगे कि अभी मेरा कुछ सुधार नहीं हुआ, पहले 30 दिन में भी अगर मेरा कोई एक एरिया में सुधार नहीं हो रहा है तो यानी कि उसकी प्रैक्टिस आपको अब और करनी है। देन आता है क्वांट, सेम प्रोसेस फॉर क्वांट, सेक्शन टेस्ट प्लस एनालिसिस। अगेन दिस इज कंप्लीटली अ प्रैक्टिस ड्रिवन एरिया। इंग्लिश में क्या करना है, अब इंग्लिश में आपको, क्योंकि अब आखिरी के 10 दिन की हम बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, 1 essay, 1 प्रेसी, 1 लेटर। ये एवरी डे 30 मिनट, मतलब एक दिन, इन 10 दिनों के टाइम में एक दिन आपने क्या कर लिया, ऐसे और प्रेसी लिख लिया, एक दिन आपने प्रेसी और लेटर लिख लिया, एक दिन आपने लेटर और रिपोर्ट लिख लिया। तो वो जो 4 चीज़ें आपसे पूछी गई थी, लेटर और रिपोर्ट में से कोई एक चीज़ आएगी, लेटर और रिपोर्ट में से कोई एक चीज़ आएगी, एक ऐसे तो आएगा ही आएगा, प्रेसी आएगा ही आएगा, लेटर रिपोर्ट। तो डेली का आपको एक ऐसे, एक प्रेसी और लेटर और रिपोर्ट में से आप ऑल्टरनेट जा सकते हैं। ये आपको करना है डेली का, एवरीडे 30 मिनट, क्योंकि आपको एग्जाम में भी 30 मिनट का ही टाइम मिलेगा। एंड इफ यू डू दिस प्रैक्टिस, आप बहुत वंडरफुली आई थिंक इसमें आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। मतलब और ये मत समझना इसको आप लाइटली मत लेना डिस्क्रिप्टिव को, कभी सोचो कि आराम से कर लेंगे, नहीं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका हाथ चलेगा ही नहीं। तो आपको प्रैक्टिस अभी करनी है, ठीक है। और आप लीनियंट नहीं हो सकते कि हम फॉर ग्रांटेड ले ले कुछ, चलो देखेंगे, नहीं, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा है, 50 मार्क्स है। 50 मार्क्स को आप लाइटली लोगे तो फिर पछताने वाली बात हो जाएगी। देन आता है आपका एआरडी, अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें अब क्योंकि आपने टॉपिक टेस्ट कर करके 30 दिन में आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, एमसीक्यू लगा लिए हैं, आपने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अब तक लगा चुके हो। अब मुझे क्या करना है, मुझे करने हैं सेक्शनल टेस्ट प्लस रिविजन। अब मुझे क्या करने हैं, अब मुझे करने हैं सेक्शनल टेस्ट प्लस रिविजन, यानी कि अब आप इसका केवल एक सेक्शनल टेस्ट लगाइए डेली और रिवाइज करिए, टेस्ट लगाइए, रिवाइज करिए, देखिए कौन से एरिया को रिवीजन मांगता है उनको रिवाइज करते रहिए। कंप्यूटर में सेम टेक्निक फॉलो करनी है, सेक्शन टेस्ट लगाइए, रिवाइज करिए। एंड वीकेंड पे फिर से इस बार क्या होगा, वर्क ऑन द वीक एरिया, लेफ्ट ओवर सब्जेक्ट, यानी कि जो मेरे पास वीकेंड 10 दिनों के टाइम में आपके पास एक ही वीकेंड आएगा, सैटरडे संडे एक ही बार आएगा। तो उन 2 दिनों में आपके जो भी वीक एरियाज है, चाहे वो एआरडी है, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे वो क्वांट का कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो, उसको आप अच्छे से करिए। या कोई चीज़ आपकी एआरडी या कंप्यूटर नॉलेज का आपको याद करना था, आपका रह गया, या याद था मुझे रिविजन करने मल्टीपल, उसको आपको करना है। सो दिस इज द टेक्निक फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। इसके बाद आते हैं आपके आखिरी के 7 दिन। इन आखिरी के 7 दिन में भी मैं आपको क्या करने वाली हूँ, मैं आपको देने वाली हूँ यहाँ पे बाइफर्केशन, और वो कुछ इस तरीके का होगा कि आखिरी के 7 दिन में भी मैं आपको 5 डेज अलग देने वाली हूँ और 2 डेज में आपको एक्स्ट्रा देने वाली हूँ। इन 5 डेज में आपको क्या करना है, कंप्लीट मॉक, यानी कि वो जो पूरा 200 नंबर का पेपर आपका है, 5 दिन में आपका जो टारगेट होगा, 5 दिन में आपका टारगेट होना चाहिए अराउंड 7 to 8 मॉक्स का।
क्योंकि अब आपको जो मेन फोकस आपका है वो मॉक पर ही होना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज योर स्पीड ऑल्सो। कंप्लीट मॉक में आप कैसा रिएक्ट करते हैं, आपका ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, कितने आप अटेंटिव हो रहे हैं, कितना आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल है, कितना आप पेशेंटली बैठ पा रहे हैं, कितना आप पेशेंटली दिमाग चला पा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आप जब कंप्लीट मॉक दोगे तभी आपको पता चलेगा। तो अगले 5 दिन जो हैं बाकी के बचे 7 दिन में से पहले 5 डेज जो है उसमें आपको क्या करना है, कम से कम 7 to 8 मॉक्स लगाने हैं। और मॉक्स का मतलब हमेशा, टेस्ट का मतलब हमेशा, सेक्शनल टेस्ट का मतलब हमेशा होगा एनालिसिस उसमें हिडन है, वो आपको करना ही करना है। बिना एनालिसिस के लिए बिना एनालिसिस के अगर आप मॉक दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपकी नहीं हो पाएगी। बचे आखिरी के 2 दिन, ये आखिरी के 2 दिन आपको अपना ARD, कंप्यूटर नॉलेज या इंग्लिश में कुछ आपको देखना है। तो दिस इज फॉर द फाइनल रिविजन्स, एंड ये फाइनल रिविजन्स में आप अपने ARD का, अपने कंप्यूटर नॉलेज का, इन 2 सब्जेक्ट का आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट तक भी कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे पास रह ही जाती है। तो उन सब चीज़ों को आपको करना है लास्ट के 2 दिन में बस, क्योंकि लास्ट के 2 दिन में मैं कभी नहीं बोलूँगी आपको कि आप मॉक लगाओ या आप प्रैक्टिस करो। हाँ, अगर आपको सेक्शन टेस्ट लगाना है, एक आध आपको एक्स्ट्रा आपके पास टाइम है, तो आप मॉक लगा के देख सकते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। बट एग्जाम से अब ये हम आ चुके हैं कहाँ पे, हम पहुँच चुके हैं 9 अप्रैल के। अब 9 अप्रैल के बाद 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, उसके बाद भी ये जो डे है, ये लास्ट डे जो होगा, ये होगा 9 अप्रैल का डे। ठीक है, अभी भी आपके पास 10 तारीख है, 11 तारीख है, 12 तारीख है। 12 तारीख को छोड़ दीजिए, उस दिन तो एग्जाम है। 10 और 11 अभी आपके पास और हैं, तो आप अपने बाकी के 2 दिन को भी रिवीजन में यूटिलाइज कर सकते हैं। फिलहाल मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि आप अपना ये टेक्निक को फॉलो करें, एंड इस टेक्निक में अगर कुछ भी ऐसा रह जाएगा थोड़ा बहुत, तो आपके पास 2 दिन और लास्ट के होंगे, उसको आप कंप्लीट कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे। कंप्लीट तो खैर लास्ट में कुछ नहीं होता है, आपको रिवीजन ही आप कर सकते हैं। सो दिस इज द एंटायर स्ट्रैटेजी गाइज। आई एम वेरी श्योर कि ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत बहुत हेल्प करेगी। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो आपको समझ में आया है, एंड ये मेरी मेहनत जिस पे मैंने एक्चुअली बहुत ब्रेन वर्क करके आपके सामने मैंने रखा है कि किस तरीके से आप बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो अपने टाइम को, वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करी। अगर आपको लगता है ऐसा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। आपका लाइक मुझे बताएगा कि हाँ, हाउ मच दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू टू मेक योर ओन स्ट्रैटेजी, या इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए। अब अगेन हमारे पास हमेशा 2 रास्ते होते हैं, हम खुद से तैयारी कर ले। खुद से तैयारी करने के लिए आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होनी चाहिए, आपके पास MCQs होनी चाहिए, आपके पास टॉपिक वाइज नोट्स होनी चाहिए, PDF होनी चाहिए, हर कुछ होना चाहिए जो मैंने आपको दिखाया। तो आप अपने आप को आज का केवल टाइम दीजिए, अरेंज ऑल दिस थिंग्स। कम से कम 2-3 सब्जेक्ट का तो अरेंज कर ही लीजिए, और अगर आप कर सकते हैं तो गो विद द फ्लो, यानी कि आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए और जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग। मतलब कुछ मत सोचो, ना इधर देखो ना इधर देखो, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। और अगर आपको लगता है कि मैम दिस इज वे टू मच फॉर अस टू हैंडल एंड कलेक्ट ऑल द रिसोर्सेज, हम कहाँ से क्या पकड़ेंगे, कैसे करेंगे, अगर आपको ऐसा लगता है, देन यू कैन ज्वाइन द बैच। ये बैच आपका हम 27 फरवरी से शुरू करें, जिसमें जो मैंने आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताई है, वो सारी स्ट्रैटेजी आपको आपके मेंटोर्स देंगे। हर एक चीज़ आपको आपके मेंटोर्स देंगे। आपको केवल अपनी क्लास करनी है, नोट्स लेने हैं, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस पेपर्स लेने हैं, उसका प्रैक्टिस करना है, और टेस्ट सीरीज लगानी है जो हम आपको देंगे, वो सारी चीज़ आपको करनी होंगी। तो मेंस का ये बैच आपका शुरू हो जाएगा 27 फरवरी से। लिमिटेड सीट्स आर देयर, मतलब इसके अंदर जो सीट्स हैं वो लिमिटेड हैं, तो मेक श्योर करें आप टाइमली इसको ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, ज्वाइन करने के लिए आपको जाना है अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर। तो अड्डा की एप्लीकेशन पे जाके, अड्डा की एप्लीकेशन पे आपको जाना है, कुछ टाइप कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन। अड्डा की एप्लीकेशन पे जाइए और यहाँ ऑल कोर्सेज में जाएंगे। ऑल कोर्सेज में सेलेक्ट करेंगे हम रेगुलेटरी बॉडीज। रेगुलेटरी बॉडी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाता है नबार्ड, और ये जो बैच है आपका नबार्ड का, यानी कि ये मेंस का जो बैच है, ये आपके बैंक के महापैक प्लस में भी है। अगर आप महापैक प्लस एस्पिरेंट है तो आपको ये बैच लेने की जरूरत नहीं है अलग से। अगर आप ऑलरेडी, जिसने हमारा प्रीलिम्स का बैच लिया था नबार्ड DA का, अगर आप हमारे पेड स्टूडेंट है जो डेवलपमेंट असिस्टेंट की हमसे क्लासेस कर रहे थे, उनको ये बैच अलग से लेने की जरूरत नहीं है। उनको मेंस की क्लासेस ऑटोमेटिकली फ्री मिलेंगी, उनको भी लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप मेंस की तैयारी हमारे साथ जुड़कर करना चाहते हो, फ्रेशर हो बिल्कुल, तो आपके लिए ये बैच है। मतलब तब आपको ये बैच लेना पड़ेगा। पेड बच्चों को, ऑलरेडी जो पेड बच्चे हैं, उनको ये बैच नहीं लेना पड़ेगा। ये बैच आपको बैंक महापैक प्लस में भी मिल जाता है, तो आप बैंक महापैक प्लस में भी एनरोल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप अपने मेंस के बैच में एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे जाके कर दीजिएगा बाय नाउ, और यहाँ पे लगा देना है आपको डिस्काउंट कोड। डिस्काउंट कोड आप लोगों की स्क्रीन के नीचे चलता दिखाई दे रहा होगा आपको। उसको लगाने के बाद आपकी जो फीस है वो हो जाती है 2759। द फीस बिकम्स Y651। ये डिस्काउंट कोड जरूर लगाइएगा, फीस आपकी ये हो जाएगी। ये आपको 6 मंथ की वैलिडिटी पे मिल रहा है। कितने? 6 मंथ की वैलिडिटी पे आपको कोर्स
मिल जाएगा। आई एम श्योर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत बहुत काम आएगी। आप तैयारी अपने आप से करें या तैयारी आप हमारे साथ जुड़कर करें, डू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी रिगरसली। पहले 30 दिन तो आपको बहुत रिगरस काम करने की ज़रूरत है। बाकी हम हैं आपके किसी भी डाउट के लिए, क्वेरी के लिए। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। और कुछ भी अगर और भी डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।